हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का पॉडकास्ट जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इंडिया के अंदर क्रिप्टो की जर्नी मतलब आसान नहीं रही है। एंड इनफैक्ट अभी भी हम ऐसे टाइम के अंदर हैं जहां पर इंडिया के अंदर ऑल्दो क्रिप्टो टैक्सेस तो लागू हैं, लेकिन जब हम क्लियर रेगुलेशन की बात करेंगे तो वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं। अब ऐसा टाइम जहां पर अगर आप बाकी दुनिया में देखेंगे, स्पेशली यूएस के अंदर, तो वहां पर काफ़ी सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी सजेशंस हैं जो अब हमको इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट वेब 3 की एक ऐसी रेस है जिस रेस के अंदर सारी कंट्री अब भागने की कोशिश कर रही है और कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पता है कि ये फ्यूचर है। अब वहीं पर मेन एक कंसर्न ये है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया के अंदर हम फिर से रेगुलेशन वाइज लेट हो जाए और इस टेक्नोलॉजी के अंदर फिर से लास्ट यहाँ पर आए। तो उसी को लेके एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि रिसेंटली हैश इमर्जेंट और ब्लैक डॉट ने एक पॉलिसी पेपर को यहाँ पर पब्लिश किया है, जो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि अगर हम क्रिप्टो रेगुलेशन को देखें तो वो किस तरह से प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन जो है, फेयर रेगुलेशन यहाँ पर आने चाहिए। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अब उसको एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते कि लो इसमें डाल दिया बनाओ। ओपननेस जरूरी होती है ताकि लोग इनोवेट कर पाए, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। यही चीज अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज का, आप एग्जांपल ले लीजिए यूएस, चाहे कंप्यूटर की बात हो, इंटरनेट की बात हो, ड्रोन्स की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, एनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, वहां पर हमेशा उन्होंने इसी पॉसिबिलिटी को रखा है और इसी को लेके आगे वो मूव करें अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ, नए इनोवेटर्स के साथ, और आज की डेट में वो इनोवेशन के अंदर लीड कर रहे हैं। तो उसी को लेके ये जो पॉलिसी पेपर है और बेसिकली ये क्या सजेस्ट करता है उसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे आज वीडियो के अंदर, ताकि आपको भी एक पर्सपेक्टिव यहां पर मिले। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वैसे साथ में मेरे साथ हैं अनंत फ्रॉम क्रिप्टो इंडिया, साथ में शरण्य का आई थिंक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ही हैज बीन ऑन द चैनल लॉट ऑफ टाइम्स। साथ में आज हमको ज्वाइन किया है अरविंद और विशाल ने भी, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को और इस पेपर को जो है यहाँ पर लिखा है। सो सबसे पहले थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि मतलब सबसे पहले वेरी गुड रिपोर्ट, आई वाज गोइंग थ्रू इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन करें। इनफैक्ट वी वर थिंकिंग कि यार मतलब इंडिया के अंदर जिस पर्सपेक्टिव से यूएस में बाकी जो फर्म्स हैं वो देख रही हैं और सजेस्ट करिए गवर्नमेंट को कि यार सेल्फ कस्टडी देनी चाहिए या फिर डेवलपर्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर इनोवेट कर पाए, तो फाइनली ऐसा कोई एक पॉलिसी पेपर आया। तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू गाइस कि यार हमको ऐसा एक पॉलिसी पेपर बनाना है और उसके अंदर हमको रिकमेंडेशंस देने हैं। हाँ, सो एडी मैं इसको ये साथ शुरू करता हूँ। तो हम ना पिछले 3 साल से देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ा हर्डल हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही होता है कि बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है। हम जब भी किसी से आते हैं, हम बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में, बोलते हैं यार आप शायद से कुछ ग्रे कर रहे होगे या कुछ ब्लैक मनी से डील कर रहे होगे। तो बिल्कुल ही मतलब थक के मतलब हम लोग हार चुके हैं ये बोल बोल के गवर्नमेंट को कि आप प्लीज रेगुलेशन लाएं, आप क्लैरिटी लाएं। और ऐसा ना करें कि हम लोग बिफोर लाइक प्रिजम्पशन क्या होता है लॉ में, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। क्रिप्टो में क्या होता है, यू आर गिल्टी अनलेस यू प्रूव योर इनोसेंस। तो ये जो डॉक्ट्रिन नहीं है गवर्नमेंट की, वो हम चाहते हैं कि उस पर ये थोड़ा गौर करें, क्योंकि पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है और इंडिया पीछे रह चुका है ऑलरेडी। और जितना देर तक हम ये टालते रहेंगे कि हमारी रेगुलेशन नहीं आए, उतना ही ज़्यादा हमें लॉस होगा। हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इस माध्यम से हम चाहते हैं कि वो समझे इस बात को कि रेगुलेशन जो उनका बैलेंस्ड व्यू हो, जिसमें उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हो और जो क्रिप्टो कम्युनिटी इंडिया की है जो कि बहुत बड़ी है, उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि हम लोग को ये कदम उठाना चाहिए। और तभी विशाल और अरविंद ने बहुत अच्छे से विद आवर पार्टनर्स ब्लैक डॉट ये लॉ फॉर्मुलेट किया है या फिर ये गाइडेंस दिया है गवर्नमेंट को कि वो कैसे देख सकते हैं इस इंडस्ट्री को। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इसके अंदर आपने जैसे मेंशन किया हुआ है रिपोर्ट के अंदर क्रिप्टो नेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो मेरे को इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, मतलब व्हाट डज दिस मीन? Okay, thanks for your question, Adi. I think Indians were lucky because we have constitution with fundamental rights, but our constitution was written, many years ago. So, court needs to keep reinterpreting our constitution to bring it in line with modern technology, and obviously there's some lag. So, we are trying to reinterpret constitutional rights to see how they apply to crypto. And what we came up with is, every Indian should have the right to self custody.
Every Indian should have a right to open his own wallet or her own wallet. Every Indian should be free to do P2P transactions without, not completely free from KYC. There should be some KYC, but it should be, KYC when there's a threat of something serious like money laundering or terrorist financing. That's the idea. जैसे आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी शरण्य ने भी बोला था कि हमने जो लास्ट एक पॉडकास्ट किया था जिसमें काफ़ी अच्छी रिपोर्ट शरण्य ने यहाँ पर शेयर करी थी, जिसने इंडिया का आउटलुक दिया था कि मतलब अगर हम देखेंगे इंडिया में रेगुलेशन आया नहीं है, काफ़ी स्ट्रिक्ट क्रिप्टो टैक्स लॉज है, लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्ट जो बाहर की वीसीज का और इन्वेस्टमेंट का है वो बहुत बड़ा है. मतलब आई थिंक देयर वाज अ नंबर, राइट? आई थिंक इन लास्ट 3-4 ईयर्स $2 या $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इंडिया के अंदर आए Web3 कंपनीज के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर. इनफैक्ट काफी जो बड़ा डेवलपर मार्केट है वो भी इंडिया से यहाँ पर है. लेकिन आई थिंक एक मेन प्रॉब्लम जो अभी करंटली है एंड वी ऑल फेस दैट कि मतलब क्रिप्टो टैक्स लॉस तो वैसे ही अच्छे नहीं है, लेकिन साथ में अगर हम देखेंगे अभी कंट्री के अंदर क्योंकि रेगुलेशन नहीं है तो डेवलपर्स के लिए भी एक मतलब डिलेमा बन जाता है कि हमको इंडिया में रह के बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. एंड इन द मोस्ट केसेस व्हाट वी हैव सीन कि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं the moment they raise funds, if they are building something, they prefer to move out of a country. तो आई थिंक उस कारण ये काफी इंपॉर्टेंट है. एंड एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपने मेंशन करी है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इन द रिपोर्ट इज कि अगर कोई प्रोजेक्ट अपना बना रहा है या फिर कोई आईसीओ कर रहा है या कुछ डेवलप कर रहा है तो उनके पास मिनिमम 2 years का पीरियड होना चाहिए आईसीओ को लेकर, राइट? साथ में डेवलपर्स को फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, अगर उस टेक्नोलॉजी को कोई मिसयूज होता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं होनी चाहिए डेवलपर. जैसे कि अगर किसी ने जीमेल बनाया तो जीमेल को कोई मिसयूज कर रहा है तो जीमेल के ओनर्स लायबल नहीं होंगे. तो उसको अगर आप थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाए, मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है. बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम जब हर चीज से दबाते हैं इनोवेशन को या इतने ज्यादा अड़ंगे लगा देते हैं कोई इनोवेशन क्योंकि नया है तो उसमें प्रोज और कॉन्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें वे करना है कि क्या प्रोज बेटर है कौन से. और अगर 99% चीजें ठीक हैं तो क्या वो 1% जिसमें कभी मैल प्रैक्टिस होती है या जिसमें कोई गलत काम होता है उसके पीछे जाके पूरे जो 99% अच्छा यूज केस है उसको पीनलाइज करना, क्या वो सही है? तो ये बेसिकली हम चाहते कि अगेन दिस अदर बेसिक पिलर ऑफ द एक्ट कि आप वे करिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. इंडियन कंज्यूमर शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ क्रिप्टो इनोवेशन because there could be misuse. That's not the stance you take at all. जब कंप्यूटर आया था इंडिया में, आप देखिए लोकसभा में कितनी हाहाकार हुई थी कि नहीं ये हमारी सारी जॉब्स ले लेगा, सबको बिल्कुल सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे. लेकिन क्या वो ग्राउंड्स हैं कि कंप्यूटर्स ना आए इंडिया में? नहीं ना. तो वही क्रिप्टो में भी हम चाहते हैं कि हम सेम फिलॉसफी अपनाएं कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी इनोवेशन देखा जाए. और अगर किसी ने कुछ इनोवेट किया है और स्पेशली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी यूज्ड बाय एनीबॉडी, उसमें आप इंटेंट नहीं देखते हो एंड यूजर का, है ना. तो जब अगर आप मैं बैंकिंग ट्रांसफर भी कर रहा हूँ तो मैं तो एक रेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा फोकस है सिर्फ सबसे जल्दी कैसे ट्रांसफर करें एक एसेट को यहाँ से वहाँ और सबसे कम कॉस्ट में. अब वो एसेट किस चीज के लिए यूज होगा अगर मैं उसके बारे में सोचने लग गया तो मैं कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर पाऊंगा. तो ये जो उदाहरण है जो बताते हैं कि आप क्योंकि देयर इज पोटेंशियल ऑफ मिसयूज आप कंप्लीटली बैन कर दें या आप डिले करते रहे या इतना जोर से टैक्स लगाएं कि जो कहीं पर भी देखा नहीं जाता दुनिया में. आप देखिए एक NFT मिंट करने के लिए मेरे सारे वॉलेट ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगेगा 1% TDS का. ये क्या मतलब है? आजकल डिजिटल गुड्स आर द गुड्स टू गो. मुझे डिजिटल पेंटिंग ओन करनी है मेरे फेवरेट आर्टिस्ट की, मैं 3 बार उस पर 1% TDS क्यों दूं? मैंने क्या क्राइम किया? ठीक है. तो इस नजरिए से इन लोग को हम चाहते हैं कि हमारे रेगुलेटर्स सोचें समझें. और यही मुद्दा आई थिंक अभी लोकसभा में एक BSP MP ने भी उठाया था. तो ये बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि हम डिले करे जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं कि काला धन आएगा, काला धन. आप देखिए कितने सारे स्विस बैंक अकाउंट में काला धन भर ही गया है. दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो, राइट? That's because of the inability जो अभी जो लूप होल्स है, अभी जो हम लोग ड्रॉबैक्स हैं हमारे लॉज में जिसकी वजह से ये होता है. तो हम बस ये चाहते हैं गवर्नमेंट को देख के कि एक जो नई डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया है इसको आप इंडियंस को लाएं, इसको आप एक्सपोज करें इंडियंस को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी दुनिया है. आप सोचिए आज मेरे को अगर अर्ली इनोवेशन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तब जाके मुझे
30% निवेश, 50% निवेश होगा, डीफाई यील्ड स्ट्रैटेजीज जो हैं, ये सब बहुत अच्छे इनोवेशंस हैं छोटे यूजर्स के लिए। अभी क्या होता है, क्योंकि अगर आपका मिनिमम 2 लाख चेक साइज होता है तभी आप एक आईपीओ में एचएनआई एलोकेशन ले पाते हो। क्यों भाई? क्या अब मेरा हक नहीं है कि मैं भी अच्छी यील्ड ले पाऊं? जस्ट बिकॉज मैं छोटा हूं, जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक वाली नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। व्हाट इज आईसीओ? आईसीओ इज बेसिकली एंजल राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग। आप देखा होगा नायका के जब इन्वेस्टर्स ने आईपीओ किया 200 टाइम्स उनका पैसा बढ़ा। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करूं जहां मेरा पैसा 200 टाइम्स बढ़ सकता है? हर चीज आप बोलोगे स्कैम है, हर चीज आप बोलोगे स्कैम है, लेकिन ये सही सही एग्जाम्पल्स हैं। ये हो सकता है 1%, 5% लोगों ने किया होगा स्कैम, बट क्या वो 95% जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनको ये यील्ड्स उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक न्यू एज डिजिटल एज में जा रहे हैं, तो वो हमारी गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। एंड अगर केवाईसी भी उनको जरूरी है तो एक वो बैलेंस करके बताए ना, हमें हमें रास्ता तो दिखाएं। अभी इट्स कम्प्लीटली लाइक अ ब्लैक बॉक्स। तो हमने अपना प्रपोजल रखा है इस एक्ट के द्वारा। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज आई ऑल्सो मेक ऑफ इट कि अगर हम देखते हैं इंडिया में स्टार्टिंग से हमारी हिस्ट्री ये रही है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी है हम पहले ही डर गए कि यार मतलब इसमें एक छोटा सा मिसयूज़ हो सकता है, तो उसके कारण जो बेनिफिट्स है उसको हमने कंप्लीटली इग्नोर किया और इसी कारण से हम कभी नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं कर पाए एंड बाय द टाइम वी रियलाइज वी आर ऑलरेडी टू लेट। तो आई थिंक अभी वेब3 के अंदर भी वही केस हो रहा है क्रिप्टो को लेके, मतलब ये बिन हेयरिंग कि टूलिप मेनिया है, बबल है, स्कैम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। सिर्फ उसी पे फोकस है, लेकिन उसको छोड़ के जो बेनिफिट इंडिया उठा सकता है, स्पेशली अगर हमको इनोवेशन में ग्रो करना है, तो वही चीज़ हो रही है जो कंप्यूटर एरा में, इंटरनेट एरा में हुआ कि हम पीछे रह गए मिसयूज देखते देखते। तो वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए अगर एक्चुअली में एज अ कंट्री वी वांट टू ग्रो। उसी कारण से आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपने भी ये पॉलिसी पेपर जो है ये पब्लिश यहाँ पर किया है। I want to add one thing to what Sharanya said. I've heard him say this many times before. Whenever we do BD to talk to people outside India about crypto in India, the kind of tax which is there on crypto is maybe just the same as the kind of tax which there is on gambling, which is a way of saying that the government sees it almost as a sinful activity, and so we have a constitutional right to carry on a business, but what does the right mean when the business is taxed at levels like 30%, 40%, 50%? Then basically the government is telling you don't do that business. So when you levy this kind of tax, the government is telling you don't do this business, which we feel is unfair. And one of the things we've written also is that we should have a right to do this business without a excessive level of tax. Absolutely. In fact, इसमें एक चीज ऐड करूंगा, मतलब it is not similar to gambling, it is worse than gambling. जिस तरह के क्रिप्टो टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस हुए ना, इनफैक्ट देयर इज अ रूल कि अगर आपका लॉस भी होता है, लाइक अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, राइट, आपने एक ट्रेड के अंदर मे बी आपने 100 रुपए कमा लिए हो, लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही चल रहा है, आपके 50 रुपए हैं, तो आपको लॉस हो गया वो आपके ऊपर है, बट जो प्रॉफिट आपने कमाया उसके ऊपर यू विल हैव टू पे फ्लैट 30% टैक्स। एंड आई थिंक द मेन रीजन ये क्रिप्टो टैक्स आई भी थे क्योंकि जो राकेश झुनझुनवाला, ही वाज लाइक अ सीजन इन्वेस्टर, राइट, ही सेड दिस व्हेन दिस टैक्सेस केम आउट कि ये जो है ये बेसिकली इनडायरेक्ट बैन है, मतलब दिस इज द एंड ऑफ क्रिप्टो, मतलब ये लाए इसलिए गए हैं ताकि लोग जो हैं क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट वांट, तो उसको रोका जाए। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अभी हम कहीं ना कहीं रियलाइज करें एज अ कंट्री एंड इससे आगे मूव करें। अच्छा, आप एक जो बड़ा ये क्रिप्टो आईडी, आप सोचिए ये जो भी इनडायरेक्ट बैन का ये जो मसला है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने पिछले साल 700 करोड़ टैक्सेस में कमाए। तो अगर क्रिप्टो देखिए अडॉप्शन में भी लीड कर रहे हैं इन अ वे। हाँ, तो आप देखिए नीड कितनी ज्यादा है, डिस्पाइट इतने गंदे टैक्सेस हम लोग स्टिल कह रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है, और उसी को जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो टैक्सेस से आप उसको रेगुलेशन में डाल दीजिए। हमने एक प्रपोज भी किया है अपनी एक्ट में कि हैव अ सेपरेट बॉडी टू गवर्न क्रिप्टो केसेस, राइट। तो ये दिस कैन बी अ सेल्फ what do you call sufficient sustainable regulatory body where government can get better taxes and the regulation can also be improved, win-win for everybody. So that is also a key piece of our ask in what we have suggested in the law. तो जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया कि मतलब एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, राइट, तो अगर हम बात करें कि जैसे इंडिया के अंदर रेगुलेशन करना है तो कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा या देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एंटिटी? आपकी रिपोर्ट क्या है यहाँ पर सजेस्ट करती है? So Adi, we have in the Coins Act suggested a new regulator called the CARA, which is the Crypto Asset Regulatory Authority.
Now, why we have introduced this new regulators because we think there is already a clash between regulators when it comes to crypto assets. Like you can see it in news reportings every other day. You know, who is going to regulate? Is it going to be SEBI? Is it going to be RBI? Then it's a question of, hey, what is even a crypto asset? Is it a security, commodity, currency? It's just going into a space of chaos rather than actually solving the problem. So what we are trying to do is we wanted to have like a specialized regulator that understands the technology, rather than a regulator that is already entrenched in its current system. You know, why this is important for the space is because what we have seen in other jurisdictions is that when an existing regulator tries to regulate a space, they will apply this rule called as same activity, same risk, same regulation. Meaning that they will treat crypto assets very close to a security or a commodity and say, hey, this is the same activity, so same regulation should apply to it. Whereas our view is that this technology is fundamentally different. There is, unlike previous, infrastructure that is available in the administration, this technology enables self custody. There is peer to peer interaction. So because of these, the architecture of this technology, we feel like there should be a regulator who truly understands the problem statement and issues regulations with the necessary regulators that are in the market for the space. Um, and in this light, we have also broken down different types of crypto assets and how they should be regulated alongside existing regulators as well. But at the top of this, regulatory mapping, we wanted like one key regulator for this space because, without that tech native perspective, we think that each regulator will try to capture that entire industry for themselves. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि मतलब एक नई एंटिटी बननी चाहिए जो क्रिप्टो को रेगुलेट करे, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो नए रेगुलेशन, नई एंटिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कॉइन्स एक्ट के अंदर आपने जो सजेशन दिए हैं, वो बाकी जो अभी कंट्री जो क्रिप्टो को रेगुलेट करें, जैसे हम यूएस को देखेंगे या फिर यूरोप को देखेंगे, उससे कैसे डिफरेंट है? बिकॉज अगर हम यूएस में देखेंगे तो यूएस में जो एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं वही क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही हैं, राइट? जैसे स्टेबल कॉइन्स की बात हो गई तो फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक इज देयर, एफडीआईसी हो गई, फिर उसके बाद फिर सीएफटीसी एंड एसईसी इज देयर फॉर क्रिप्टो एंड कमोडिटीज, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज। तो अगर उस पर आप थोड़ा और बता पाए। My take on this, Addy, is that I think it comes back to my first point about how that approach is kind of wrong because, policy wise, if you look at those jurisdictions, they're applying that principle of same activity, same risk, same regulation. So that's why we're trying to take a differentiated approach here where we feel that, we don't necessarily need to follow exactly what every other country is doing. We need to think from first principles and see, like what are the incentives that each regulator has. We think if we just give the regulator this entire industry, I mean, or we split up this industry into, certain parts based on what type of asset it is, and then give each regulator a part of that, we think the entire industry itself could crumble because of that, clash of jurisdiction. So that's why we suggested that, there should be one regulator who understands the space and is the top regulator, and everybody else works with that one regulator to set rules for, subsectors within the space. So let's say there's stable coins. So let's say if there's stable coins, the Kara authority can create rules with the RBI. If there is, securities or tokenized equity, the Kara could make rules with SEBI. But the overarching power lies with the Kara because that will have a vested interest to protect this industry and the industry stakeholders as well. तो एडी बेसिकली आई थिंक हम लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमको लगता है शायद से यूएस ने भी ठीक चीज़ नहीं करी है इसमें। तो हमें लगता है एक वर्टिकल अप्रोच रादर देन हॉरिजॉन्टल अप्रोच चाहिए इसके लिए, जहाँ पे रेगुलेटर शुड एक्चुअली हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिप्टो नेटिव, क्योंकि नज़रिया देखने का बड़ा फ़र्क है, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में जो कि अभी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं वो एक वेब 2 जहाँ पे गेट कीपिंग होती है उसके दायरे में होती हैं। और जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप इतनी अर्ली स्टेज पे इक्विटी इशुएंस की बात करते हैं, टोकन इशुएंस की बात करते हैं, तो एक रेगुलेटर जिसको पूरी इंडस्ट्री के हर कंपोनेंट के बारे में समझ है,
उसको करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहे कि जैसे कि हरमन ने हाईलाइट किया रेमिटेंसेज आर अ ह्यूज प्ले इन इंडिया, तो दे विल डील विद इंडियन स्टेबल कॉइन्स, दैट विल बी वर्किंग विद आरबीआई. फेमा के अंडर भी वो आ सकता है, जैसे उनको एक बात करनी पड़े डिपेंडिंग ऑन क्या रीजनेबल है. On the issuance side, अगर ICOs हम कह रहे हैं तो SEBI of course will have a say, but the agency that understands this technology in and out, they should be the one really liaising with the umbrella regulators that have existed in the country, because we feel that is the best way to protect the interests of the community. And I don't think that's an unfair ask, because if you see the average age of people in some of these in some of these you know these institutes, including our parliament, it is just very difficult to have complete appreciation of the technology. And I think that is something that is needed, and which is why we are saying that have a separate authority regulating the crypto asset class, the crypto technology, the blockchain technology, and of course, it will work within the overall boundaries of the constitution with other agencies on a case by case basis, depending on क्या स्पेसिफिक चीज के बारे में हम रेगुलेशन ला रहे हैं. मेरे को आई वांटेड टू कमेंट समथिंग ऑन दिस. आफ्टर रीडिंग दिस आई फेल्ट कि जैसे कि काफी सारी चीजें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि दूसरी कंट्रीज अभी तक फॉलो नहीं कर रही हैं, यहाँ वहां तक पहुंची नहीं है. सो दिस इज वेरी एडवांस एंड आई थिंक हम क्यों नहीं ऐसा देश हो सकते जो कि इन चीजों को पहले करें दूसरी कंट्रीज से को फॉलो करने की बजाय. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस एक्ट. या आई थिंक इस पे लाइक इफ यू कैन मेंशन मोर कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाकी कंट्री नहीं कर रही हैं लेकिन ये जो कॉइन्स एक्ट है वो सजेस्ट कर रहा है, अगर आप इस पे थोड़ा बता पाएं सो दैट व्यूअर्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड. I think how we were looking at it is, see, there are some things that, yes, we may copy and learn from, other jurisdictions, because we are also part of that policy, legal community. We share ideas, thoughts, do a lot of research on that front. But what we have done is, we've actually tried to contextualize all of this into the India set of problems, and started thinking from, like for example, you asked me, hey, what is different from like our law that is different from the other jurisdictions? One key thing which is very India contextual is the rights framework that we have brought up. No other country is talking about this rights framework. Our view on this is that, just like the constitution, which gave us some property, privacy rights in the real world, we think that in the crypto world, which is largely on the digital asset side, where, it's not like big tech which owns your digital assets. You can actually self-custody and own these assets. We felt like, a new set of constitutional rights need to be described. And that is the first of a kind framework that we brought into play. And why it's very India contextualized is because, in India, like Vishal mentioned earlier, it's the courts that finally interpret whether, rights are, how like extended your rights are, your constitutional rights are. So we wanted to essentially, we realized that there is a rights problem in India. That's fundamentally the reason why a lot of this, CEX withdrawals is not possible today. If we had a rights framework where we could self-custody, we could demand CEXs and the law to actually give our assets back to us, for example. So that's one key differentiator. The other key differentiator is the applicability framework of this act itself, where we have tried to, essentially, we try to demarcate between the types of businesses that operate in crypto, and we try to allocate some risk to these different types of businesses. And based on the type of risk, we try to put some regulation on them. So how we see it is there are three main types of businesses in crypto. One is a crypto asset service provider, which means any sort of, CEX, or CEX meaning, centralized exchange, or a custodial platform where that platform is essentially holding user assets, or they're controlling user assets. And we feel there's a lot of risk there, right? And we've seen that in our historical experience in India as well. So we've placed a lot of licensing requirements and prudential rules for them to operate there. And on the other side of that spectrum, we have what we call sufficiently decentralized protocols. So that just means that, it's a protocol that has open sourced its code. It's done an audit. Anybody can freely access it.
that protocol does not control end user assets. So think of examples. It would be like Bitcoin, Ethereum. They are all like decentralized, and no one group of people can control that protocol. So in those protocols, there is actually no risk because the technology itself solves the guardrails problem, instead of having to rely on the law. So in those sort of protocols, we have completely exempted it from the Coins Act. Now, somewhere between these crypto asset service providers and sufficiently decentralized protocols, we have like the large majority of crypto protocols. And in this case, what we have done is we have kept it pro innovation, meaning that we want it to be friendly enough for builders to develop quickly. So instead of having like a strong licensing regime that other crypto asset service providers have to do, this some the crypto protocols only have to comply with like a streamlined disclosure regime. What that means is the protocol has to disclose, let's say, where the code is deployed, what is the action. I mean, they have to actually open source the code. Um, they should inform the public about who the developers are, like how much the treasury is there. We can essentially create rules around what sort of disclosures have to be made to the public before the public uses them, which will sufficiently cover the risk. So that way, this framework is in some sense gives us like a good spectrum of decentralization and how to allocate compliance for each type of business in crypto. So this is also, I would say, a first of its kind in application, but I don't want to take credit to say it's like our own thought. Of course, it is inspired by the people we talked to and learned from. But this is the first time I think we've put it down in like a legislative format as well. These are the two key things that I wanted to bring up. मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट पीस है वो है प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन. डिपेंडिंग ऑन अगर आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हैं या सेंट्रलाइज्ड हैं, हम उसके हिसाब से बोलते हैं आपको कितना केवाईसी करना चाहिए, कितना लेवल ऑफ डिटेल आपको प्रोवाइड करना चाहिए अपने ऑपरेशंस का. एंड समथिंग दैट्स कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड लाइक द बिटकॉइन, आई मीन इफ यू गो कंप्लीटली ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, उस पे केवाईसी डालने का बियॉन्ड अ पॉइंट कोई रैशनल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्ड, इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल एंटिटी. तो आप अगर जाएंगे किसी के इफ यू गो आफ्टर समबडी जिसने उस चीज पे बिटकॉइन पे अगर आपने उन्होंने कुछ बनाया है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, फिर वो इनोवेशन उसी चीज पे रोक देगा. तो प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन सर्टेन थ्रेशोल्ड्स, कितना आप डिसेंट्रलाइज हो या नहीं हो, कितना आपका मार्केट शेयर इंडिया में है नहीं है, उसके हिसाब से हमने कोशिश करा है कि ये law apply kare. And I think this is the first time it's formally happened that we have suggested something like this. I think something like this for developers will be really good, क्योंकि इनोवेटर्स हमारे काफी हैं कंट्रीज के अंदर और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कुछ बनाएं, कैसे बनाएं, बट वो रिस्ट्रिक्शंस इतनी सारी दिख जाती है उनको कि दे से कि let's give up, let's move on something else. अच्छा, let's move on to the Bitcoin reserves, crypto asset reserve part. अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि कितनी सारी कंट्रीज के कितने ज्यादा रिजर्व्स हैं. फॉर एग्जांपल एल सल्वाडोर के पास है 6000 BTC, भूटान 12000 BTC, एंड ये सब कुछ openly they are telling कि they are basically keeping a little bit of reserve aside. तो इंडिया के अंदर how do you see it and why do you see it as important, and what do you think it can bring some kind of stability when it comes to like reserve like gold or oil, how countries basically do it? हाँ, सो अनंत, हमने बहुत ही फेयर चीज बोली अभी क्रिप्टो एक्ट में, एक कि बिटकॉइन रिजर्व आप स्टार्ट करें विद द एसेट्स यू सीज. इट डजंट रिक्वायर न्यू इन्वेस्टमेंट्स इनटू buying Bitcoin at the current prices, but don't sell these because there is a very strong case to be made that ये digital gold है. India being the largest or second largest consumer of gold in the world, where Indian housewives own more gold than the next 10 central banks of the world. ये बहुत ही obvious product market fit है for a country like India, कि एक asset which is scarce, which has stood the test of time in digital age, जो कि basically gold का proposition है, वो जरूर इंडिया में adoption hit करेगा. ग्लोबली आप देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गया एसेट क्लास, एक लेवल ऑफ कोड जो कितने टाइम से हैक नहीं हुआ है,
जो कि ओपन सोर्स था। ये बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जैसे आप देखें आजकल वॉर बदल गई है, राइट? अब हम सोल्जर्स से नहीं वॉर लड़ते, हम ड्रोन से वॉर लड़ते हैं। वैसे ही सोना नीचे से नहीं खुदना है। नया सोना जो दुनिया का है, विच इज बेसिकली अग्रीड स्टोर ऑफ वैल्यू, वो अगर इंडियंस के पास एक्सेस ना हो तो मुझे लगता है कि इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन प्रॉब्लम। आपके बेस्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड investors of the world, BlackRock, Fidelity, these are mega institutions. Their asset under management are much higher than so many GDPs of the world. वो अपना अगर ये सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही है, आप देखो जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ बिटकॉइन, नाउ हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑफरिंग दो सेम सर्विसेज टू देयर क्लाइंटेल. So there is merit, there is professional backing around why this asset makes sense. एंड हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप खरीद के कहीं और से रिसोर्सेज लीजिए और ये बिटकॉइन रिजर्व में डालिए. आपने जो एसेट चीजर्स करें, अगर कुछ मिसयूज हुआ है टेक्नोलॉजी का, मिसयूज हुआ है बिटकॉइन का टू फंड समथिंग, तो वो जो एसेट्स हैं वो आप बेचे ना. अभी जर्मनी ने बेच के और बुल्गारिया ने बेच के अपना सीज्ड बिटकॉइन कितना बड़ा घाटा किया. अगर बुल्गारिया अपना बिटकॉइन जो 2018 में नहीं बेचता, it would have almost been able to completely wipe out its public debt today. तो ये बहुत ही रियलिस्टिक फर्स्ट वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जिसमें डाउनसाइड कुछ ज्यादा है नहीं. आपकी एक्विजिशन कॉस्ट फ्रॉम दीज इज एनीवे more so to prove a point that don't engage in activities that are not allowed versus trying to actually garner wealth. But it's a great wealth that diversification pool. And आप देखो सारी दुनिया is slowly but steadily moving towards Bitcoin accumulation. हम तो बहुत अच्छा होगा कि हमारा एक सॉवरेन वेल्थ फंड हो जिसका 1 या 2% ऑफ द ट्रेजरी इज इन बिटकॉइन, बट दैट इज definitely where the world is moving, and I don't see why we need to be overly cautious about why we do not expose ourselves to this digital gold. इतना सारा पैसा हमारे EPF ऑर्गेनाइजेशंस में पड़ा है, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में पड़ा है, वो बिल्कुल बैंक में इन्फ्लेशन से घटते रहता है. दैट्स द बिगेस्ट टैक्स ऑन एक्चुअल इंडियन मनी. तो आप उसको जरूर डाइवर्सिफाई करें बहुत सारे एसेट क्लासेस में. हम नहीं कहने क्रिप्टो में पूरा लेके आइए. नेशनल स्टेज पे आप एक बिटकॉइन रिजर्व लाइए, जैसे कि हमारे जो यूजर्स है उनको कॉन्फिडेंस मिले कि इसे गवर्नमेंट ने किया है तो ये सही ही होगा. क्योंकि अभी भी हम लोगों को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आए नहीं है कि यूजर्स बिल्कुल बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बिटकॉइन पे बैक करेंगे. तो ये सब जब स्टेप्स हम लाएंगे तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि हम एक नया एज इकोनॉमी है जो नए एज एसेट्स, नई एज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग समझते हैं. आप सोचिए बाकी सब कंट्रीज जो हमसे छोटी हैं, उन्होंने अगर बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास या स्टैंडर्ड अपना लिया और हमारे पास ये नहीं था, तो हमको कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस टाइम पे टू एक्चुअली कम विद पावर ऑन दिस. हम लोग कितना खुश करते हैं ना. So Adi, I think from my perspective, why I kind of wanted to introduce the SBR, Strategic Bitcoin Reserve, is two things. First thing is that, we don't actually intend the Bitcoin to be like a reserve asset, meaning we are not suggesting that, the Indian rupee should be backed by Bitcoin or gold. That's not our suggestion. Actually, the biggest problem is that, there has been a ton of enforcement actions by different agencies like customs, ED, NCB across India, and they all have accumulated their own, stashes of, crypto asset, including Bitcoin, Zcash, all of it. Now, our idea is to actually have all of this consolidated, and it should be consolidated into a place that the parliament itself can oversee, rather than it's sitting idle somewhere, or rather than it being stolen. Or we actually wanted to protect this very, very valuable asset that the Indian system already has. So how we have designed this whole SBR is to actually act like a sovereign wealth fund for crypto assets, and not to be like a reserve asset system, so that India can secure its sovereignty for the future, because we believe that Bitcoin is a different type of asset that will have a lot of credible value in the future, especially considering how every country is trying to essentially export its own currency to the rest of the world, right? Like the BRICS countries came together and wanted to start their own BRICS currency together.
US wants to obviously export the USD. We feel like Bitcoin is one of those credibly neutral assets that can potentially become a world reserve asset. But at this juncture, we just wanted to consolidate the assets of India into a parliamentary overseen custody holding. That was the idea here. सो जैसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात करी तो आप बोल रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइन कॉन्फिस्केट करें हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इंडिया के अंदर, वो तो हम रखें ही, उसको सेल नहीं करें जैसे बाकी कंट्रीज ने मिस्टेक करी थी. इनफैक्ट इवन इफ वी लुक एट यूएस, तो यूएस के पास बिटकॉइन है, चाइना के पास बिटकॉइन है, भूटान तो माइनिंग से यहाँ पर माइन कर रहा है इतने सारे बिटकॉइन को, राइट? तो इंडिया के अंदर भी आई थिंक ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर हम देखें इंडिया के अंदर बहुत सारे जैसे हाइड्रो प्लांट्स हो गए एंड ऑल्सो लाइक मीथेन जो होती है इंडिया के अंदर, मीथेन भी बहुत ज्यादा उसका होता है जब स्पेशली फार्म के अंदर वो कटिंग करके जब जलाते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, मीथेन काफी बनती है, तो उसको भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना के बिटकॉइन प्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे यूएस के अंदर करा जा रहा है. जैसे ऑयल के अंदर दे आर टेकिंग आउट मीथेन एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में जाती है एंड हार्म करती है. तो ऐसी भी बहुत सारे मे बी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर एक्सप्लोर हो सकती हैं जहां पर बिटकॉइन माइनिंग भी करी जाए. इसको लेके मतलब व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? अब बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि लोग एक्सेस ला सकते हैं बिटकॉइन पे, पर हम तो बस ये कह रहे हैं कि अलाउ द इंडियन यूजर टू होल्ड बिटकॉइन विदाउट पीनलाइजिंग देम एंड हैव द सीज्ड बिटकॉइन इन गवर्नमेंट ट्रेजरीज एज अ नेशनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व. क्योंकि फ्यूचर में if every other country, which I think is happening, has a Bitcoin reserve and we don't, we will be scrambling to get hold of that much because it's a scarce asset and we'll have to pay a much higher price in the future. तो ये बहुत ही reasonable basic contours हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही reasonable है एक गवर्नमेंट को करना, क्योंकि ये एक scarce asset class है जो कि बहुत ज़्यादा well distributed है, and आजकल because of institutions, Wall Street coming in, other sovereign countries buying, इट्स इम्पेरेटिव कि इंडिया पे पास भी एक्सपोजर हो. तो जैसे इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें जो है मेंशन है, कुछ टॉपिक्स को हम मे बी हमने कवर भी नहीं किया, जो व्यूअर्स हैं मे बी आप इस रिपोर्ट को पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना. लेकिन शरण्य, अगर मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो कि ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपने सजेस्ट करें, एंड व्यूअर्स व्हाट शुड दे टेक फ्रॉम दिस, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या समझना चाहिए, तो अगर उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि हमने क्यों बनाई है, क्योंकि बहुत क्लियर है जितना ज़्यादा रेगुलेशंस आएगा उतना बेटर है पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अभी सारा टैलेंट, सारा कैपिटल जो इंडिया में रह सकता है ब्लॉकचेन इनोवेशन को बनाने के लिए, वो सब बाहर जा रहा है. तो क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ऑब्वियस है. क्या प्रिंसिपल स्कोर हैं जो हम चाहते हैं गवर्नमेंट देखे? फर्स्ट इज हमारा राइट टू सेल्फ कस्टडी. आपने देखा होगा कितनी सारी सेंटर एक्सचेंजेस हैक हो चुकी हैं. व्हाई डू वी नीड टू हैव अ लॉकर काइंड ऑफ सिस्टम with a bank that we have in an exchange? So we have to be able to custody our assets independently because it becomes incrementally very very difficult for hackers to actually get our assets. हमको वजीर एक से धक्के नहीं खाने 8 महीने के लिए, क्योंकि ये हमारा राइट है. तो सेल्फ कस्टडी. सेकंड, प्रोज एंड कॉन्स वे करें कि क्या रेगुलेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. शुड द मेजॉरिटी बी पेनलाइज्ड फॉर अ स्मॉल एक्शन ऑफ अ माइनॉरिटी? एंड थर्ड इज KYC बट विद इन लिमिट्स. अगर नई टेक्नोलॉजी है विच इज डिसेंट्रलाइज्ड, उसको सच में किसी के सिंगल एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, तो अगर मैं अनइंटेंशनली आई एम पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इकोसिस्टम जहाँ पे कोई मैल प्रैक्टिस होती है, तो इज इट फेयर फॉर द रेगुलेटर्स टू गो आफ्टर मी? फोर्थ, ऑफ कोर्स, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस. दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नॉट जस्ट एन एसेट accumulation class. It is not equivalent to betting. आप ट्रेडिंग पे आपको टैक्स लगाना है, आप लगाइए. ट्रीट इट लाइक इक्विटी, ट्रीट इट लाइक अदर इक्विटी डेरिवेटिव काइंड ऑफ एसेट क्लासेस वर्सेस नाउ व्हिच इज बीइंग टैक्स्ड लाइक गैम्बलिंग, व्हिच इज नॉट द केस. इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे यूजर्स के ऊपर जो आपके थ्रू समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड आउटपुट, ये वर्ड बाहर ब्रॉडर इंडस्ट्री में फैलाना कि आप प्लीज इसको टैक्स को रैशनलाइज करें, क्योंकि इंडियंस वांट टू होल्ड दिस एसेट क्लास. Indians want to hold cryptocurrencies, and by doing what the current government is doing, it is preventing a large part of consumers from getting access to this. And second, it's also reducing government revenues to a huge extent, and it's not fair. We are not akin to gambling as an industry. There are so many better innovations that are coming out. Stable coins हो गया, आपका NFTs है.
ये सब चीज़ों पे ट्रेडिंग टैक्स लगाना मेक्स नो सेंस. तो यूजर्स शुड ट्राई एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एक्ट कि क्या फंडामेंटली रीजनेबल राइट्स होने चाहिए एक न्यू एज 21st सेंचुरी सिटीजन के. और बिकॉज हमारे स्ट्रॉन्ग इतने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इंडिया द फ्लेजिंग डेमोक्रेसी, to be robbed of the rights in a digital blockchain industry is something that industry or the citizens of this country have to take to the government कि सर आप देखिए, हम चाहते हैं कि ये रहे, आपकी जो कंसर्न्स है आप उसको सॉल्व करें, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे XYZ राइट्स हैं और ये इसके बारे में और बात करें, क्योंकि हम अभी बहुत माइनॉरिटी में हैं और जितने ज़्यादा मेन स्ट्रीम लोग बात करेंगे इसके बारे में उतना ज़्यादा गवर्नमेंट अटेंशन देगी. क्योंकि यूएस में भी यही हुआ, राइट? Crypto constituency was one of the biggest constituency in deciding the US elections. So I think जब हम लोग मेजर बनेंगे, जब हम लोग एक important पूरा vote bank बनेंगे, तो it will be a better impact to help the government to regulate things that are also in our interest, because right now the regulation is anti-crypto on any account. They haven't even acknowledged that this is a legitimate asset. They've just said we tax it, but it's not legitimate, not legitimate. तो ये सब चीज़ें आई होप आपके दर्शक प्रेरणा लें इस पेपर के द्वारा. एंड हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं एंड वी नीड फुल कम्युनिटी सपोर्ट टू फर्दर दिस. एब्सोल्युटली. मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि मतलब बिटकॉइन Web3 इज़ द फ्यूचर. बाकी कंट्रीज इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं और वो आगे मूव ऑन कर रही हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी स्टांस काफ़ी एंटी क्रिप्टो, जैसे शरण ने यहाँ पर बताया. अगर आप देखोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज पूरी दुनिया के अंदर वो सिर्फ इंडिया के अंदर है. हॉर्स गैम्बलिंग से भी बुरे क्रिप्टो टैक्स लॉज यहाँ पर है. साथ में इनोवेशन की बात करेंगे तो किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं. मतलब ये है कि अगर ये आने वाले टाइम पे नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट फेसबुक या ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाएगा जो दुनिया भर में मतलब आने वाले टाइम पे हर कोई उसको यूज करेगा, तो मतलब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया उस रेस में सबसे आगे हो, पीछे नहीं भागता हो. क्योंकि आज के डेट में इंडिया की स्टेट बेसिकली ये है. आज के डेट में हम यूज क्या करते हैं, सब कुछ बाहर की एप्लीकेशन, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो इंडिया के कितने हैं? कुछ नहीं है. मे बी UPI आप यूज करते होंगे. लेकिन आने वाले टाइम पे अगर Web3 ऐसे लेवल पे चले जाएगा तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री जो बाकी रेसेस में हम हमेशा लास्ट है, इस रेस के अंदर हम लीड करें, हम बस कैचअप नहीं करते रहे. तो इसी कारण जरूरी है कि इंडिया के अंदर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना, जैसे US एंड बाकी कंट्रीज में हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, और इस इनोवेशन को लेके मतलब गवर्नमेंट का बेसिकली काम होता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हाँ बैड एक्टर्स उसको यूज कर सकते हैं, हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम यही तो होता है कि जो बैड एक्टर्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और उनको बाहर रखें और उनको रोकें, लेकिन जो बेनिफिट लेके उसको आगे मतलब प्रमोट करें. अगर इंडिया में अगर इकोनॉमिक जोन्स जो है ओपन कर दी जाए क्रिप्टो के लिए कि आप आइए, आप बिल्ड करिए, हम सपोर्ट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप प्रोडक्ट बनाइए, जॉब्स क्रिएट होंगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ओपन हो सकती है. लेकिन वो ये कि इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना, स्पेशली क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी इंडिया का डिस्कशन पेपर आने वाला है जहां पर वो आउटलाइन करेगा कि गवर्नमेंट किस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्रिप्टो को देखिए और आगे कैसे रेगुलेट करेगा. वैसे देखते हैं आने वाले टाइम पे वो आएगा, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है वो एक आउटलुक देता है कि भाई एक्चुअल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको भी देखनी चाहिए, और जब ये डिस्कशन पेपर आए और अगर उनके अंदर वो चीजें मेंशन नहीं है तो उसके बारे में भी हमको आगे चर्चा करनी चाहिए. एंड प्रॉब्ली यहाँ पर गवर्नमेंट को भी सजेस्ट करना चाहिए कि आपके डिस्कशन पेपर में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है, एंड प्रॉब्ली वी शुड वर्क ऑन दिस, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसके ये सर्टेन बेनिफिट्स आ सकते हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगा. मतलब अभी इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, वैसे भारत Web3 एसोसिएशन है, लेकिन मेजरली दैट्स ओनली एक्सचेंजेस जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट को. तो एक्सचेंजेस डेफिनेटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वहाँ पर चीजों को देखते हैं, लेकिन ऐसा ओपन जो एक इनिशिएटिव है जहाँ पर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से, आई थिंक बहुत अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर #emergent black dot ने पब्लिश करी. आप भी इसको डिटेल में पढ़ना और आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हो नीचे शेयर करना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच गाइस इतना टाइम निकालने के लिए, अच्छे से इस पूरी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. होपफुली गवर्नमेंट भी देखे और कुछ इनमें से जो चीज़ें हैं उसको आने वाले टाइम पे डिस्कशन पेपर में मे बी इम्प्लीमेंट करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग अस, आदि. बाय. Bye.